हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम सेतु चैनल में। हमारा नेक्स्ट सेशन यानी हम 5th सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 को करने वाले हैं। अभी तक हम लोग किसे देख चुके हैं? हम लोगों ने वैदिक सिस्टम को देख लिया है, लेटर वैदिक एंड अर्ली वैदिक में, जो क्लास 6 में गिवन है। ये सब बातें क्लास +1 में फिर से रिपीट होंगी जब मैं तमिलनाडु की बुक कराऊंगी आपको, बिल्कुल इलेबोरेटिव वे में वहां पे गिवन है। तो जितना क्लास 6 के अंदर गिवन है हम उसे पढ़ लेते हैं, फिर इसका इलेबोरेशन, यहाँ से आपको बेस समझ आ जाएगा और उस बुक में फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तमिलनाडु की बुक को मैं कंसीडर करूंगी, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। चैप्टर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि जो लेटर वैदिक थे और अर्ली वैदिक थे, यानी ऋग्वेदा टाइम में क्या होता था, 10 युग कौन थे, इनाम गांव क्यों फेमस था। अब हम चैप्टर नंबर 5 को कर रहे हैं, दैट इज किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। इसके अंदर क्या है कि लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने अर्ली की बात की, ऋग्वेदा की बात की, अब हम बाकी तीनों वेदों की बात कर रहे हैं। लगभग 3000 साल पहले की बात है। ठीक है, जो ऋग्वेदा का टाइम था वो 3500 साल पहले का था। उससे 3000 साल बाद ये लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो राजा है उसकी परिभाषा बदल रही है। अब राजा क्या हो रहे हैं, राजा जो है ऐसे हो रहा है, किसी का पिता राजा है तो फिर उसके पुत्र को राजगद्दी मिलेगी, फिर उसके पुत्र को राजगद्दी मिलेगी, यानी मोनार्की सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। पहले क्या था, लोग अपने में से किसी भी एक बहादुर योद्धा को राजा बना देते हैं, लेकिन अब मोनार्की सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, जो लोग राजा के रूप में चुने गए हैं वो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी बड़े बड़े यज्ञ हवन करवा रहे हैं। जो जितना बड़ा यज्ञ, जो जितना बड़ा हवन करा रहा है वो उतना बड़ा राजा माना जाता था, उतना शक्तिशाली राजा माना जाता था। तो वहां पे अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, जैसे कोई उनका राजा का जो घोड़ा था, ये मेरा ऐसा ही घोड़ा मुझे बनाना आता है, मैंने बना दिया। ठीक है, जो घोड़ा था राजा का, वो राजा उसको घूमने के लिए छोड़ देता था, और वो जितनी नगरी के अंदर, जितनी भी एरिया के अंदर वो घूम जाता था उस राजा का घोड़ा, वो सारा एरिया उस राजा का हो जाता था। अगर किसी ने उस घोड़े को रोक लिया अपने राज्य में घूमने से, तो राजा से लड़ना पड़ता था। जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब भगवान राम जब अपनी राजगद्दी पे बैठते हैं तो उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और फिर लवकुश ने उनके घोड़े को पकड़ लिया था। सेम वही लास्ट में इस घोड़े को सैक्रिफाइस यानी इसकी बलि चढ़ा दी जाती है। तो ये अश्वमेध यज्ञ होते थे, और इस अश्वमेध यज्ञ को जितने राजा करवाते थे वो उतने ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। जितना एरिया उनके अंडर आ जाएगा, जितना साम्राज्य उनका बढ़ेगा, राजा उतना शक्तिशाली माना जाने लगेगा। ठीक है, ये जितने भी हवन, ये जितने भी पूजा करवाता था वो कौन कराते थे, पृष्ठ कराते थे, पुजारी कराते थे, यानी पुरोहित ब्राह्मण करवाते थे। फिर इन ब्राह्मणों को बहुत सारा गिफ्ट दिया जाता था, दान दिया जाता था। वर्णा सिस्टम यहाँ पे आ चुका था, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। 4 तरीके के वर्णों में बांट दिया था लोगों को। ब्राह्मण, ठीक है, जो पुरोहित माने जाते थे, पृष्ठ माने जाते थे, जिनका काम था कर्मकांड करवाना, टीचिंग्स देना, हवन करवाना, सेक्रीफाइसेस कराना, अलग अलग तरीके के यज्ञ करवाना। ठीक है, फिर दूसरे जो थे इनके नीचे जो आते थे, दैट वाज क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन थे? जो वैरियर थे, जो योद्धा थे, जो लड़ाई में तेज थे। उसके बाद आते थे वैश्य, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापार कर सकते थे। और उसके बाद जो लेबरर की पोस्ट आती थी वो शूद्रास के लिए आती थी। शूद्रास को और वैश्यास को बहुत लो कैटेगरी का माना जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपर कैटेगरी में आते थे, लेकिन ब्राह्मण अपर मोस्ट कैटेगरी में आते थे। उसके बाद क्षत्रिय आते थे। काम के आधार पे ये सारे वर्ण बांटे जाते थे। वर्णा सिस्टम आ चुका था, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा था, छुआछूत की प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी। इसके बाद टर्म आती है जनपद। जन का मतलब क्या होता है? लोग, और पद का मतलब क्या होता है? पांव, यानी कि पैर। जहां जहां लोगों के ग्रुप आके अपने पैर पसारने लगे, वो एक क्या बन गया, वो एरिया एक क्या कहलाने लगा कि ये जनपद बन गया। मतलब ये एक विलेज बन गया, ये एक सोसाइटी बन गई, ये एक सभा बन गई। अब यहाँ पे लोग अपना रूलर चुन रहे हैं, अपना राजा चुन रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे काम चल रहा है। एक राज्य जो है, एक साम्राज्य जो है वो बढ़ता चला गया। ये जनपद का मतलब था। ये छोटे छोटे जनपद, जैसे ये एक जनपद, ये दूसरा जनपद, ये तीसरा जनपद, ये चौथा जनपद, इस तरीके से छोटे छोटे जनपद मिलके क्या बनने लगे? महाजनपद बनने लगे। इस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में टोटल 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानियां थी। ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे आप देख सकते हैं। एक थी कंपोज, जिसकी राजधानी रायपुर, गांधारा जिसकी राजधानी तक्षशिला, ठीक है, कुरु जिसकी राजधानी हस्तिनापुर, श्रुसेना, पंचाला, कोसला, मल्ला, वृज्जी, अंगा, मगधा, काशी, वत्सा, छेदी, अवंती, मत्स्या और असाका। इनकी राजधानियां भी आप इनके साथ देख पा रहे हो। इनको अपने मैप में लोकेट कीजिए,
मेंस में जब क्वेश्चन आएगा, आप लोग जब मैप के थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर पे पड़ता है। और जो बाकी एग्जामिनेशन है यानी यूपीएससी से नीचे वाले हैं, वहां पे क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन एक महाजनपद नहीं है। तो इस तरीके से आपको इनके नाम पता होने चाहिए। हम 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये जो महाजनपद की बात हो रही है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, हमने 5 लाख वर्ष पूर्व से बातें शुरू की थी और हम 2500 साल पहले आ गए हैं। कितना समय हम लोग कवर कर चुके हैं। इन सब में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो मगध साम्राज्य था। मगध महाजनपद सबसे ज्यादा विस्तृत, सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। अब लोगों ने किले बनाने शुरू कर दिए। ये आप देख पा रहे हो, ये कुंभलगढ़ का किला है। और इन किलों के पास क्या होता था, इन किलों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी, ताकि जब कोई आक्रमण करे तो सीधा हमारे किले पे आक्रमण ना हो। पहले ये शक्तिशाली बहुत मोटी मोटी दीवारें यहाँ पे बनाई जाती थी। और कुंभलगढ़ का जो ये किला है, ये दीवार दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। बहुत लैक्स ऑफ ब्रिक्स से यानी बहुत सारी ईंटों से ये ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, ताकि उनका किला जो है वो प्रोटेक्ट रहे। अब किला बन चुका है, किले की सुरक्षा जरूरी है। लोग लैंड के लिए, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, लोग साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं। जिस राजा का जितना बड़ा साम्राज्य वो उतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। यानी कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अब उनको आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी 24 घंटे। अब इस आर्मी को सैलरी भी देनी पड़ेगी। इस सैलरी को देने के लिए राजा ने टैक्स सिस्टम शुरू किया। टैक्स लेगा, वो समाज के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उन सब लोगों से टैक्स लेना शुरू करेगा। ठीक है, राजा को आर्मी मेंटेन करनी पड़ी, उनको रेगुलर सैलरी दे रहा है, सैलरी कॉइन्स के रूप में भी दे रहा है। ठीक है, और टैक्स लेने शुरू करे उनकी सैलरी को देने के लिए, ताकि उनका जो फोर्ट है उसको बनाने में भी उस टैक्स का यूज कर सके और उनकी आर्मी को बढ़ाने में भी उस टैक्स का यूज कर सके। जो ये टैक्स था किस किस से लिया जाता था? फार्मर से, किसानों से लिया जाता था। किसानों से किस रूप में लिया जाता था कि तुम जितना भी अनाज पैदा करोगे उसका 1/6 भाग यानी 1/6 भाग आप राजा को सबमिट कराओगे। उसको कहा जाता था भाग या शेयर। जो क्राफ्ट्समैन थे, मतलब जैसे कोई लुहार था, कोई क्राफ्ट बनाता था, ठीक है, कोई सुनार है, उन लोगों से क्या कहा जाता था कि तुम 1 दिन के लिए या 1 महीने के लिए राजा के लिए काम करो। उनसे इस तरीके से टैक्स वसूला जाता था। जो हर्डर्स थे, जो घूम घूम के अपनी जिंदगी यापन करते थे, उनसे क्या कहा जाता था कि तुम्हारे पास गाय है, भेड़ है, बकरियां है, उन एनिमल से, उन पशुओं से जितना भी प्रोड्यूस निकलता है उनको हमें टैक्स के रूप में, राजा को टैक्स के रूप में दो। ठीक है, जो व्यापारी थे उनको कहा जाता था कि तुम अपने सामान का 1 भाग राजा को बेच दो। ठीक है, राजा को दे दो, एज अ गिफ्ट दे दो, एज अ टैक्स दे दो। जो हंटर और गैदरर्स थे, जो शिकारी थे, उनसे क्या कहा जाता था कि तुम जंगलों से जितना भी प्रोड्यूस इकट्ठा करते हो उनमें से 1 भाग राजा को दे दो। इस तरीके से अलग अलग लोगों से अलग अलग रूप में टैक्सेस वसूले जाते थे। एग्रीकल्चर के अंदर कुछ बदलाव होने लगे। मैंने क्या कहा, ये आयरन एज के बाद की बात है, यानी लोहा आ चुका है। अब लोहा आ चुका है तो प्लो आ चुका है, यानी वहां पे हल बनने लगे हैं। हल बनने से जो एग्रीकल्चर है वो आसान हो गया है। ठीक है, 2 चेंज आए, एक तो आयरन प्लो शेयर आ गया यानी हल बनने लगे, और दूसरा वो अब छोटी छोटी पौध को, जैसे राइस उगता है ना, पैडी जिसको कहते हैं, धान की खेती जिसको कहते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करने लगे हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको लगाने लगे हैं। ये 2 चेंजेस एग्रीकल्चर के अंदर आने लगे। ठीक है, अब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे बड़ा जनपद था। उससे पहले मैं आपको ये पूरा क्रोनोलॉजी बता दूं, ये साम्राज्य कैसे बढ़े थे। मगध देखो 16 महाजनपद में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, सबसे ज्यादा विस्तृत था। मगध के अंदर बहुत अलग अलग राज्य आए, बहुत अलग अलग, मैं कहूंगी, डायनेस्टीज आई। सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी आए। मगध एक पूरे एरिया का नाम रख दिया मगध। इस मगध के अंदर अलग अलग कुलों से, अलग अलग डायनेस्टी से, मैं कहूं अलग अलग वंश से लोगों ने राज किया। सबसे पहले इस पे राज किसने किया? हरियंका डायनेस्टी ने। हरियंका डायनेस्टी के 2 राजा थे। सबसे पहले बिंबिसारा ने मगध का साम्राज्य संभाला 546 से 494 बीसी तक। फिर बिंबिसारा के बाद अजात शत्रु नाम के राजा आते हैं, वो भी हरियंका डायनेस्टी, हरियंका वंश के ही थे। 494 बीसी से 462 बीसी तक इन्होंने रूल किया। इसके बाद काका कलेसा और कालासोका, ये 2 राजा आए जो शिशुनाग वंश के थे। उन्होंने अजात शत्रु को मारा और अजात शत्रु के बाद मगध के ऊपर साम्राज्य करने लगे। कालासोका की मृत्यु की नंदा वंश के रूलर महापद्मानंदा ने इस कालासोका को मारा और मगधा के ऊपर अपना साम्राज्य फैला लिया। नंदा वंश के जो लास्ट रूलर थे वो थे धनानंदा। धनानंदा को
कुछ परवाह नहीं थी किसी की भी, कैसे उसके राज में प्रजा जी रही है, उसको सिर्फ अपने ऐशो आराम से जिंदगी थी। वो जो देखते हो ना टीवियों में, अंगूर खा रहा है, लड़कियां सामने डांस कर रही है, कुछ इस तरीके की लग्जूरियस लाइफ थी धनानंदा की। इस धनानंदा के टाइम पे ही यहाँ पे अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहते हैं, इसका इन्वेजन होता है। वो हमारे भारत को लूटने आता है और बहुत सारी लड़ाइयां यहाँ पे होती है अलेक्जेंडर के इन्वेजन में। 327 से 325 बीसी तक ये लड़ाइयां चलती है, अलेक्जेंडर का इन्वेजन चलता है। धनानंदा को मारा मौर्यन डायनेस्टीज ने, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन वंश ने, मौर्य जिसे आप कहते हो, टीवी में देखा भी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारा और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की इसके अंदर चाणक्य ने, या आप कह सकते हो कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया फिर मगध साम्राज्य पे 322 से 298 बीसी तक। ठीक है, 322 से 298 बीसी तक। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, उन्होंने फिर 298 से 273 बीसी तक राज किया। बिंदुसार के पुत्र थे अशोका, राजा अशोका, सम्राट अशोका, 273 से 232 बीसी तक इन्होंने रूल किया। तो इस तरीके से ये पूरी क्रोनोलॉजी चलेगी। तो जो अशोका थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादा लगते थे, और इस समय कौटिल्य या चाणक्य वो अशोका की मदद करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद की मृत्यु करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे वंश चले। पहला वंश कौन सा था? हर्यंका वंश मगधा के ऊपर आता है, फिर शिशुनाग वंश मगधा के अंदर आता है, फिर नंदा वंश मगधा के अंदर आता है, फिर मौर्यन वंश जो है मगधा के अंदर आता है। इनके अंदर अलग अलग राजा थे। अब हम मगध के बारे में पढ़ रहे हैं। मगध कहाँ पे है? ये आप एरिया देख रहे हो। ठीक है, ये गंगा नदी जो है उसकी ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी सोन है, वो यहाँ पे पड़ती थी। ठीक है, तो सोन की नदी यहाँ पे फैलती है, बहती है। बहुत फर्टाइल सा प्लेन था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी थी, बहुत फला फूला साम्राज्य था, मतलब सब कुछ था यहाँ पे। पानी की सप्लाई थी, लैंड बहुत ज्यादा उपजाऊ थी यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे जंगल इस मगधा के अंदर पड़ते थे। इनके पास एलिफेंट्स थे जो युद्ध में काम आते थे, इनके पास जंगल थे। ठीक है, इनके पास ट्रेंड आर्मी थी इन लोगों के पास। इन लोगों के पास घोड़े थे, कार्ट्स थे, चैरियट्स थे, यानी जो घोड़ा गाड़ी होती है, बैल गाड़ी होती है, वो सब कुछ था इनके पास। बहुत सारे इनके साम्राज्य में खाने थी लोहे की। ठीक है, जिससे ये अपने वेपन्स बनाते थे, अपने हथियार बनाते थे। और मगधा को दो पावरफुल राजाओं ने, बिंबिसार और अजातशत्रु ने संभाला, जो मैंने पीछे आपको क्रोनोलॉजी समझाई थी। ठीक है, बिंबिसार और अजातशत्रु आए। इसके बाद मैंने आपको बताया था शिशुनाग डायनेस्टी आई, जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद नंदा डायनेस्टी आती है, जिसके रूलर थे, जिसके फाउंडर थे महापद्मानंदा। नंदा वंश के लास्ट रूलर कौन थे? धनानंदा, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य मारते हैं। ठीक है, नंदा वंश के अंदर जो इनकी कैपिटल थी वो थी राजगृहा। पहले कौन सी कैपिटल थी मगध की? राजगृहा, जो बिहार के अंदर है, प्रेजेंट बिहार के अंदर है। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जो कैपिटल है, जो मैं कहूंगी कि जो राजधानी है, वो पाटलिपुत्र बना ली थी। पहले राजगृहा थी, फिर वो पाटलिपुत्र थी, जो पटना के अंदर पड़ती है। यहाँ पे अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया, अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया। ये 2300 साल पहले की बात है। यूरोप से आया था ये अलेक्जेंडर, 59 देशों को लूट के आया था। इनको ये था अब मैं भारत को लूटूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे लड़ रहा था ये नदी के किनारे, तो इसके ही जो आर्मी थी उन्होंने मना कर दिया था कि अब हम आपके साथ आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एक अलग स्टोरी है जो हम बाद में पढ़ेंगे, क्लास 6 के अंदर ये नहीं दी हुई है। यहीं पे एक राज्य था वज्जी। वज्जी एक जगह का नाम है। ठीक है, वज्जी एक जगह का नाम है, आप देख रहे हो। जिस तरीके से मगध एक साम्राज्य था, इसी तरीके से वज्जी एक साम्राज्य था। वज्जी की कैपिटल कौन सी थी? वैशाली, जो बिहार में पड़ती है। ठीक है, यहाँ की जो डिफरेंट गवर्नमेंट जो थी, यहाँ पे जो कार्यकारी लोग थे, जो गवर्नमेंट थी, जो रूल करते थे, यहाँ पे उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे गण और संघ बनते थे। संघ क्या होते हैं? जैसे लोग जो है, एक गण के अंदर, एक संघ के अंदर एक राजा नहीं होगा, बहुत सारे राजा आएंगे, बहुत सारे मल्टीपल राजा होंगे। और युद्ध का कुछ डिसीजन लेना है, कुछ शांति का समझौता करना है, कुछ और बात है, टैक्स कलेक्शन की बात है, ये सभी राजा मिलके उसके अंदर डिसीजन लेते थे। तो इन ग्रुप और रूलर्स को क्या कहा जाता था? या तो संघ कह दो या गणा कह दो, एक ही बात है। इसके अंदर एक रूलर नहीं, बहुत सारे राजा होते थे। ठीक है, इसके अंदर जो ये सभा समिति होती थी राजाओं की, इसके अंदर महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। जो दास थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। दास आपको याद है ना, वो आर्यन ने जिनको मारा था वही दास। और कम्माकर्स जो थे वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। कम्माकर्स कौन थे? ऐसी लेबर थी जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी।
लैंडलेस लेबरर आप कह सकते हो आज की भाषा में, उनको कहते थे कम्माकरार्स। ये कम्माकर्स भी इस गण और संघ के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते थे। बाकी पुरुष लोग इसके अंदर हिस्सा लेते थे, क्षत्रिय लोग भी इसके अंदर जाते थे, वैश्य लोग भी इसके अंदर जाते थे, ठीक है, लेकिन शूद्र इसके अंदर नहीं जा सकते थे। गण और संघा के अंदर बहुत सारे राजा होते थे। ये वज्जी की बात है, ये गण और संघा स्पेशली वज्जी के अंदर ही होते थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। अब देखो समय क्या है, समय ऐसा है कि लोगों के अंदर भेदभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वर्णा सिस्टम आ चुका है, 4 वर्ण सोसाइटी के अंदर बन चुके हैं। अब ब्राह्मण जो है इतना सुपीरियर होता जा रहा है कि मुझे ये दान करो, मैं हग हवन कराऊंगा, मैं यज्ञ कराऊंगा, मुझे दान करो, मुझे दान करो। एक तरफ शूद्रा जो है उनकी जो वैल्यू है वो समाज के अंदर गिरती जा रही है, महिलाएं जो है उनकी वैल्यू गिरती जा रही है। ब्राह्मण अपने ऊपर क्षत्रिय को आने नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण कह रहा है कि मैं ही सुप्रीम हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और क्षत्रिय कह रहे हैं हम लड़ सकते हैं, हम लड़ाई करके भी तुमको मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्षत्रिय को ऊपर नहीं आने दिया जा रहा। शूद्र लोग जो थे उनसे तो कुछ भी नहीं करवाया जा रहा था, ना तो उनके पास शिक्षा थी, ना उनको कोई कला आती थी, तो उनका तो जो लेवल था वो बहुत ही नीचे था। इसी बीच क्या होता था, इसी बीच बुद्धा का और जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म होता है। बुद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दो ऐसे लोग थे जो खुद क्षत्रिय क्लैन से ही बिलोंग करते थे। तो इनको सुन के, इनके बारे में जान के लोगों को ये यकीन होने लगा, यानी क्षत्रिय को इनकी तरफ आकर्षण ज्यादा होने लगा। और इन दोनों ने ही ये कहा कि हमारी सभाओं में महिला भी आ सकती है और जितने भी वर्ण के लोग हैं वो सब हमारी सभा में आ सकते हैं। तो लोगों ने क्या सोचा कि कुछ ऐसी सभा राजा करता है जहां पे महिला बैन है, जहां पे क्षत्रिय बैन है, जहां पे शूद्र नहीं जा सकते, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे हैं, कुछ ऐसी सभाएं हो रही है जहां पे कोई भी जाए, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है, वहां पे शांति है, प्यार है, मोहब्बत है। तो यहाँ पे लोग जाने लगे, इनकी तरफ आकर्षित होने लगे और इनकी जो शिक्षा थी उनको मानने लगे। जैसे ब्राह्मण लोग दान लेते थे, इन्होंने कहा हम दान नहीं लेंगे, सिर्फ भरपेट भोजन खाएंगे, जिसको ये भिक्षा कहते थे। जो मांगा तांगा कुछ मिल जाता था उसी से ही ये लोग जीवन यापन करते थे। तो ये बुद्धा और जैन की तरफ लोग आकर्षित होने लगे। ठीक है, इसको मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर कंटिन्यू करती हूँ कि ये नया आइडिया क्या था बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। थैंक यू सो मच गाइज।